हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का लास्ट चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि हम कैसे फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि वीडियोस जितने भी आगे आने वाले चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6, 7, 8 क्लास के चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं साइंस के, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ऊपर आप बेल आइकन से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबको फूड की जरूरत पड़ती है ना। फूड से क्या होता है, प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है सब फूड से पूरी हो जाती है, जिससे कि बॉडी में ग्रोथ होती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है ना। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या है, हमारे लिए फूड का सोर्स है, चाहे हम मीट खाएं या फिर प्लांट्स खाएं, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ज़्यादातर हमारा जो फूड है वो कहाँ से आता है, या तो एग्रीकल्चर से या फिर पशुपालन जो होता है, दूध, एग वगैरह, वहाँ से। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बहुत सारे हमने न्यूज़पेपर में ऐसी बातें पढ़ी हैं कि प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, वो इंक्रीज करने के बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे लगाए जा रहे हैं। नेसेसरी क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री। हम क्या देखेंगे, इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। आवर पॉपुलेशन इज़ अबाउट 1 मिलियन पीपल। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, अप्रॉक्स 1 मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं। एज फूड फॉर ग्रोइंग द पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन के खाने की डिमांड भी हर साल बढ़ेगी। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। तो हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए जिस पे हम एग्रीकल्चर कर पाएँ, फार्मिंग कर पाएँ, क्रॉप्स उगा पाएँ, है ना। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। लेकिन इंडिया में ज़मीन तो कम है और वहाँ पे हमें उसी एरिया में हमें क्या ग्रो करवाना है। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, लैंड तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं ना। कैसे, कौन कौन से एफर्ट्स की वजह से हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। तो हमें कैसे सक्सेस मिले इसमें, वी हैड टू ग्रीन रिवोल्यूशन। जैसे हमने देखा था कि ग्रीन रिवोल्यूशन है, जिसके बाद फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वाइट रिवोल्यूशन आया। वाइट रिवोल्यूशन में हमने देखा कि जो मिल्क की अवेलेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी हुई और एकदम से बढ़ गई। तो ऐसे क्या एफर्ट किए गए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। However, these revolution mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. क्या होगा कि अगर जैसे रिवॉल्यूशन हुए, हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हार्म करेंगे तो क्या होगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो अर्थ पर जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। Therefore, it is important that we should increase the food production without degrading our environment. तो हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाने हैं कि हम अपना फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा लें और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब भी ना करें और एक बैलेंस भी मेंटेन रखें। Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animals. तो हमें क्या करना है, ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है जो कि हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाए और इन्वायरमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना डाले। अब ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करना जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी इफेक्ट ना हो, ठीक है, उन्हें अच्छे से इन्वायरमेंट मिल सके। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज। अब हमें अगर ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें स्टोरेज भी अच्छा करना होगा, वेयर हाउसेज बढ़ाने पड़ेंगे जिसकी वजह से फूड खराब ना हो और भुखमरी ना फैले और सब जितने भी पर्सन है, जितने भी पीपल हैं, सबको, पूरी पॉपुलेशन को क्या खाना भरपूर मात्रा में मिल सके। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज, और लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए उस खाने को खरीदने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड सिक्योरिटी जो है, खाना, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि खाने की अवेलेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए और वो फूड सब जनों को मिल सके, उसके रेट इतने ज़्यादा हाई ना हो कि कोई से खरीद ना पाए। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। जो ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं अपने जीवन जीने के लिए। इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग। तो हमें क्या करना है, जो लोग
खेती कर रहे हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन, तो हमें कुछ ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करनी है जिसमें हम फार्मर्स की हेल्प कर पाए ना, हाई यील्ड प्रैक्टिसेस उनको यूज़ करवा पाएँ। हाई यील्ड्स का मतलब जिसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। फॉर सस्टेन लिवलीहुड, अच्छे से जीवन जीने के लिए उनकी आय बढ़ सके ना, उनको पैसे अच्छे से मिल सकें, तो ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस उनको करवानी है। वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, तो ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जैसे कि उन्हें मिक्स्ड फार्मिंग कराई जाए, है ना, इंटरक्रॉपिंग कराई जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर। कंबाइन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर भी करें, फसलें भी उगाएं और जानवरों को भी पालें, जैसे कि फिशेज है, बी कीपिंग करें, है ना, और जानवरों को पालें, कैटल को पालें। अब कैटल और जानवरों से क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है ना, ऊन मिलती है, तो इससे क्या होगा, उनकी डबल इनकम हो पाएगी। तो ये सारी जितनी प्रैक्टिसेस है इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, हम क्रॉप यील्ड में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमारी ये जो फसलें हैं, ये जो सीरियल्स हैं, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। पल्सेस अगर हम खाते हैं, ग्राम, चना, मटर, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या, जो प्रोटीन का अमाउंट है वो पूरा हो जाता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी पूरी करती है। एंड ऑयल सीड्स, जो हम ऑयल सीड्स खाते हैं जैसे ग्राउंडनट, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, लिन सीड्स, सनफ्लावर, ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन, मिनरल इन एडिशनल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनसे क्या बाकी जो हमारा और रिक्वायरमेंट होती है किसकी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स की, विटामिन की, उन सब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स लाइक बरसम, ओट्स, सोडन, ग्रास, ये भी हम उगाते हैं। मतलब ये कौन सी चीज़ें हैं, ऊपर वाली जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। नीचे अब ये वाले जो हमने क्रॉप्स पढ़े हैं ये जानवरों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, है ना, जानवरों के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ये देखिए सारी आपको दे रखे हैं फोटोज क्रॉप्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल। सीरियल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से प्रोटीन, फ्रूट और वेजिटेबल से क्या मिलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, है ना, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ मिलते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अब सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं अलग अलग है तो उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर अलग चाहिए ना। फोटो पीरियड, तो फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड होता है कि सनलाइट कितनी ड्यूरेशन में आ रही है ना, दिन के कितने समय में सनलाइट आ रही है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, हर प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। देयर आर सम क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया गया है जैसे कि देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, खैरिफ सीजन या खैरिफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये वाले जो क्रॉप्स होते हैं इनको जून से अक्टूबर तक उगाया जाता है, जून में उगाया जाता है, अक्टूबर में उनकी फसल तैयार हो जाती है, उनको काट लिया जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं खैरिफ क्रॉप। एग्जाम्पल में है आपके, तो दो तरीके के सीजन, दो तरीके के क्रॉप्स आप पढ़ेंगे, खैरिफ क्रॉप और रैबी क्रॉप या रैबी सीजन। तो खैरिफ क्रॉप गर्मियों में और रैबी क्रॉप्स विंटर्स में, ठीक है। जो रैबी सीजन है वो हमारा नवंबर से अप्रैल तक चलता है, नवंबर में इनको बोया जाता है इन क्रॉप्स को और अप्रैल में इनको काटा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पैडी, सोयाबीन, पी, मेज, कोई भी दो एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। खैरिफ क्रॉप के एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम, पल्सेस, मस्टर्ड। इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 times इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स आफ्टर 1952 टू 2010। तो हमने क्या देखा कि 4 गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया है 1952 से 2010 तक। तो ऐसा कैसे हुआ, विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड, और लैंड कितनी थी, सिर्फ इतनी थी। तो इतनी सी लैंड पे इतना सारा फूड प्रोडक्शन कैसे हुआ, हाउ हैज़ द इंक्रीज, कैसे हुआ ये इंक्रीज। इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेज। तो हम अगर ये प्रैक्टिसेस देखें तो हम देखेंगे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे जी, द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड, पहले आप अच्छे बीज का चुनाव करेंगे तभी तो आप अच्छी से ये सोच पाएंगे कि फसल अच्छी मिलेगी। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको सीड का अच्छे से चुनाव करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो जो क्रॉप आप उगा रहे हैं उसके अच्छे से नर्चरिंग कर पाएँ, अच्छे से उसको देखभाल कर सकें। अब लास्ट पॉइंट है कि जो आपने क्रॉप प्रोडक्शन करी है, जो भी आपने क्रॉप ग्रो कराई है उसका लॉस ना हो, मतलब प्रॉपर क्या हो आपके पास
स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हो। तो क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टोरेज की बात होगी, यहाँ पे वैरायटी मतलब सीड्स की बात होगी कि आप अच्छे सीड्स का चुनाव करें। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब अच्छे से मैन्योर फर्टिलाइजर्स अगर आपकी क्रॉप को ज़रूरत है तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से हम क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी ऑफ गुड यील्ड। ऐसे क्रॉप को चुने, ऐसे सीड्स को चुने जो हमें क्या करे, गुड यील्ड दे, है ना। वैरायटी और स्ट्रेन ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग ऑफ वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स सच एज डिसीज रेजिस्टेंट, रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, हाई यील्ड। तो यहाँ पे क्या किया, ऐसे बीजों का आपने चुनाव किया है या फिर ऐसे दो बीजों का जिनके अंदर एक एक स्पेसिफिक करैक्टर है। मतलब मान लीजिए ये वाला जो बीज है इसके ऊपर बीमारियां जल्दी नहीं लगती और ये वाला जो बीज है ये अच्छी क्रॉप देता है। तो अगर आप इनका एक साथ क्रॉस करा देंगे तो आपका क्या होगा, एक नया बीज तैयार होगा। वो कैसा तैयार होगा, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है। या तो हम ऐसे बीजों को चुने जिसके अंदर से हमें रिस्पांस अच्छा मिले कि डिसीज़ भी नहीं हो रही है ना, और फर्टिलाइजर जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने क्रॉप्स में उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं सीड्स, है ना, और क्या हो रही है, हमें अच्छे से यील्ड मिल रही है, अच्छी प्रोडक्शन मिल रही है। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बोला, कि हमने स्पेसिफिक कैरेक्टर के कुछ सीड्स लिए, उनको आपस में क्रॉस कराया, फिर जो नया बीज हमें नए कैरेक्टर्स में मिला, सेलेक्टिव कैरेक्टर्स में मिला, उससे हमने क्या करी, अच्छे से अपनी क्रॉप ग्रो कराई। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन किस किस प्लांट्स के बीच में होती है, कि जो दो प्लांट अलग अलग हैं या फिर एक जैसे दिख रहे हैं ना, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से हमने क्या करा, उनको क्रॉस कराया। इंटरवर्टिकल भी करवा सकते हैं, मतलब एक जैसी वैरायटी के बीच में करवा सकते हैं, और दो अलग अलग स्पीशीज जो कि सेम जीनस से उनके बीच में करा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जेनरा के जो स्पीशीज के जो बीज हैं उनके साथ हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप by introducing a gene that would provide a desired character। एक तरीका और है कि हम क्या करें, कोई ऐसा सीड ले लें जिसके अंदर स्पेसिफिक एक जीन करेक्टर है, और हम क्या करें, इसको इस जीन को दूसरे प्लांट में एंटर करवा दें, फिर इसके बाद इसकी जो ब्रीडिंग होगी, ये जो बीज देगा नए, उसमें डिजायर्ड करेक्टर होंगे इन दोनों के। तो ऐसे वाले जो बीज होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये वाला जो प्रोसेस हुआ ये लैब में हुआ, ठीक है, इसको हम कम यूज़ करते हैं। ऊपर वाला जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस था वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल वे से दो डिजायर करेक्टर सीड्स को साथ में क्रॉस करवाया था। लेकिन यहाँ क्या किया, हमने स्पेसिफिक जीन को निकाल के किसी और सीड में डाला है। फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड, it is necessary that a variety produces high yield under different conditions that are found in different areas। हमें नई varieties of crops को उगाने के लिए क्या क्या चाहिए। अब हम नई वैरायटी की क्रॉप उगा रहे हैं तो हमें कैसे सीड चाहिए, हमें ऐसी सीड चाहिए कि वो हर एरिया में उग सके। कहीं पानी कम है, ड्रॉट हो गया, तो वो हर चीज़ को रेजिस्ट कर पाएँ, है ना, वो बीज हर चीज़ को झेल पाएँ और अच्छे से हमें अच्छी प्रोडक्शन दे पाएँ। फार्मर्स वुड नीड टू प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी। दिस इज द सीड शुड ऑल बी द सेम वैरायटी ऑफ जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हर कंडीशन में वो जर्मिनेट कर पाएँ, ऐसे उनको फार्मर्स को सीड ला के दिए जाए। कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेदर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को उगाते हैं और वो पक जाती हैं तो फिर उनको कटाई करते हैं। तो सॉइल क्वालिटी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी क्या करती है, क्रॉप को यील्ड को अफेक्ट करती है। तो कौन कौन सी चीज़ क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करी है, कि वहाँ का वेदर कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, और वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। बिना पानी के कैसे क्रॉप उगाएंगे। सिंस वेदर कंडीशन सच ड्रॉट, कुछ ऐसी वेदर कंडीशन जैसे कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ का आ जाना, है ना, तो ये ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं कि हम पहले से पहले बता नहीं सकते कि ऐसा कुछ होने वाला है ना, क्योंकि हमारे अर्थ जो है उस पर क्या है, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेट टू हाई सॉइल, तो हमें ऐसे सीड्स चाहिए जो इन सबको झेल पाएँ और अच्छे से क्रॉप दे पाएँ। हाई यील्ड क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, मतलब कि हर एक एकड़ की बात करें, अगर हम किसी के पास कम ज़मीन है तो उस कम ज़मीन में कोई किसान कितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ले सकता है, वो होगा हाई यील्ड, ठीक है। तो हमें हाई यील्ड वाले क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, जो हम कम एरिया में भी लगाएं तो हमें मुनाफा ज़्यादा हो। इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए, मतलब क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड इन व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन, तो हमें ऐसे सीड्स चाहिए कि अगर व्हीट है, कोई अगर व्हीट का बीज है
तो उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, पल्सेस में प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो, ऑयल सीड जो है उनके अंदर से ऑयल अच्छा निकल सके ना, इस तरीके के हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी चाहिए। और बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट के सीड्स चाहिए, मतलब ऐसे सीड्स चाहिए जिसके ऊपर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का कोई भी रिस्पॉन्स ना हो। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हमारे क्रॉप को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, देखिए बायोटिक फैक्टर का मतलब है कोई डिसीज लग जाए अगर प्लांट्स को, इंसेक्ट्स खा जाए, है ना। और एबायोटिक फैक्टर मतलब ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, तो ऐसे सीड्स चाहिए जो इन सारी सिचुएशन को रेजिस्ट कर पाएँ। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब कि जो टाइम लगता है एक क्रॉप को उगने में और पूरा पकने में, ये जो टाइम है अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा, अगर सीड जल्दी से पक के खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रॉप जल्दी कटाई हो जाएगी और फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, एक साल में बहुत सारी क्रॉप्स वो अपने सॉइल में उगा पाएंगे। आगे है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ऐसे सीड चाहिए जो अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन हो या फिर क्लाइमेट कंडीशन हो, वो हर जगह वो बीज उग पाए, ठीक है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, तो हमें अगर कोई प्लांट बड़ा चाहिए, कोई छोटा चाहिए, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी उस प्लांट्स में होने चाहिए, वो उस सीड में होने चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट भी अच्छे से हो। दस डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं इनकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को, ये बता देना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से आप डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स चूज कर सकते हैं ना इंप्रूवमेंट के लिए। तो टॉलनेस हो सकता है, ड्वार्फनेस हो सकता है, जो फूडर क्रॉप्स हैं वो टॉल ज़्यादा हो जाए ना, और जो सीरियल्स क्रॉप है वो ड्वार्फनेस हो जाए इनमें, इस तरीके से आप बता देना आंसर। अब पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्मर्स। इंडिया में क्या है, बहुत सारे जैसे और कंट्रीज़ में फार्मर्स होते हैं जिसके पास कम ज़मीन होती है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन होती है, उसी तरीके से इंडिया में भी है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है उगाने के लिए। डिफरेंट फार्मर्स डज हैव मोर और लेस लैंड, किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम लैंड है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छी से टेक्नोलॉजीज यूज़ करके क्या करेंगे, अच्छी क्रॉप उगा लेंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, वो कम क्रॉप उगा पाएंगे क्योंकि वो अच्छी टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, कोरिलेशन हो जाएगा हायर इनपुट्स का कि आप क्रॉप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना, कैसे मैनेज कर रहे हैं पूरी क्रॉप को, उसी हिसाब से आपको यील्ड मिलेंगी। दस द फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब जैसे फार्मर्स क्या करेंगे, अगर मान लीजिए उन्होंने बीज अच्छा नहीं खरीदा तो प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी, है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिसेस वो यूज़ करेंगे अपनी पूरी क्रॉप के ड्यूरेशन में, वैसे उनको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो दे इंक्लूड नो कॉस्ट। अब जो गरीब फार्मर्स वो कम पैसे खर्च करेंगे, उनके पास कम पैसा होगा तो उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो कम ही होगी, अच्छी नहीं होगी। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें, फसलों में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, जैसे हमें डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई किए जाते हैं प्लांट्स को, एयर से, वाटर से और सॉइल से, है ना। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जैसे कि एयर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाती हैं, कार्बन ऑक्सीजन एयर से मिल जाएगी, हाइड्रोजन वाटर से मिल जाएगा, है ना। सॉइल भी क्या करेगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा देगी प्लांट्स को। अमंग्स दीज सम आर द रिक्वायर्ड इन लार्ज। अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के होते हैं जो प्लांट्स को कम चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो कम अमाउंट में यूज़ करेंगे उनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज। तो अगर किसी भी प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके न्यूट्रिएंट्स की, तो उनको बीमारियां जल्दी लग जाएंगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमें यील्ड बढ़ाने के लिए द सॉइल कैन बी एनरिच बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से प्रोवाइड हो सके प्लांट को, हम क्या करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, है ना, मैन्योर्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, जिससे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम ना रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो तो आप बता देंगे। हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट,
प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है, सॉइल से मिलता है, वाटर से मिलता है, एयर से मिलता है। अब मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक टेबल है, इसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता चल जाए कौन कौन से सोर्सेज से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं। मैन्योर देखते हैं। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होता है। ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन सा होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स के कोई पील हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए ना, या फिर एनिमल डंक हो गया, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। मैन्योर कैसे बनाते हैं, मतलब प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके मैन्योर बनते हैं। मैन्योर क्या करते हैं, एनरिच करते हैं सॉइल को, सॉइल के न्यूट्रिएंट को, ऑर्गेनिक मैटर को, और उसके सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं मैन्योर्स, है ना। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। जब हम बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को देते हैं तो क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होगा, सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी पाएंगे, सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, पानी पी पाएगी, जिससे ऐसी क्रॉप्स भी आप उगा पाएंगे जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, एग्जाम्पल में राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। तो मैन्योर जैसे यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट यूज़ करते हैं मैन्योर बनाने के लिए ना, विच इज़ एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग आर इन्वायरमेंट। अब हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहता है। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। तो ये एक मेथड भी है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्म वेस्ट है उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, मैन्योर बना देते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड। बायोलॉजिकल मटेरियल हम किस तरीके का यूज़ करें उसके हिसाब से मैन्योर दो तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं। एक है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं और अर्थवॉर्म की हेल्प से क्या करते हैं, हम उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं ना, और मैन्योर बनवाते हैं, किसमें, वर्मी कंपोस्ट में। द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, जैसे जो भी आपका काउ डंग वगैरह जो भी आपका वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, क्या करेंगे, इज डिकम्पोज इन पिट्स। एक गड्ढों में इसको डाल दिया जाता है। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जो ये कंपोस्ट था इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होता है और न्यूट्रिएंट भी बहुत होते हैं। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। तो आप अर्थवॉर्म डाल के भी क्या कर सकते हैं, इन पिट्स को, इन गड्ढों को तैयार कर सकते हैं। अब क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, तो आप इस वर्मी कंपोस्ट को, इस मैन्योर को यूज कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप जब कोई भी क्रॉप सीड्स उगाने वाले हो, ठीक है, सम प्लांट्स लाइक, तो उससे पहले आप ऐसे प्लांट्स को उगा दीजिए जैसे कि ग्वार है ना, ऐसे प्लांट्स को उगा दीजिए जो क्या करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दें। तो ये क्या हो गया, दिस ग्रीन प्लांट दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स है ग्रीन मैन्योर की तरह काम करेंगे, विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन न्यूट्रिएंट एंड फॉस्फोरस। जो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अमाउंट जो होगा उसको बढ़ा देंगे, है ना, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजर्स जो है ना ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। ये एंश्योर करते हैं कि प्लांट की अच्छी लीव्स हो, ब्रांचेस अच्छी हो, फ्लावर्स अच्छे हैं उसके। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। और फर्टिलाइजर्स यूज करने से हेल्दी प्लांट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्टिंग फार्मिंग। लेकिन फर्टिलाइजर्स के लिए हाई कॉस्ट फार्मिंग की जरूरत होती है, मतलब थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मैन्योर में थोड़ा चीप रेट होता है। फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज। फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हमें देखने पड़ते हैं कि प्रॉपर डोज होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे दें, है ना, और जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से करें, है ना, प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते वक्त प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी पे भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। और ऐसा ना हो कि आपने जैसे आज फर्टिलाइज़र दिया अपने प्लांट्स को और कल उसमें पौधों को पानी देने चले गए तो क्या हुआ, फर्टिलाइज़र सारा पानी में बह जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर देंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी होगा, सॉइल पॉल्यूशन भी होगा और आपकी जो क्रॉप है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा है, कॉन्टीन्यूस अगर यूज़ करते रहेंगे फर्टिलाइजर्स का तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर जो होगा सॉइल के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मर जाएंगे। शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यूजिंग मैन्योर। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैन्योर ही यूज़ करने चाहिए। कंपेयर करना है आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर को, कैसे मेंटेन करना है,
कैसे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है। तो ये आप कंपेयर करेंगे, इधर मैन्योर रखेंगे, इधर आप फर्टिलाइजर लिखेंगे और सबके बैड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट आप बता देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आप यूज़ करेंगे, उसमें रिसाइकल फार्म वेस्ट उसमें यूज़ करेंगे, आप बायो एजेंट्स को आप यूज़ करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को आप उसमें यूज़ करेंगे एज अ बायो फर्टिलाइजर। नीम की लीव्स आप डाल सकते हैं ताकि क्या होगा, ताकि उस पर कोई डिसीज़ ना लग सके ना। और उसकी जो ग्रेन्स होंगे उनको अच्छे से स्टोर करेंगे नीम लीव्स डाल के, ताकि कोई डिसीज़ ना लगे। और क्या कर सकते हैं आप, हेल्दी क्रॉप सिस्टम कर सकते हैं, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अब ये मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है कि आपका ये पूरा खेत है, ये लैंड है आपकी, यहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो करा दो, यहाँ पे कोई और क्रॉप, यहाँ पे कोई और क्रॉप। तो होगा क्या, मान लीजिए अगर इस वाली क्रॉप में कीड़े लग गए हैं, डिसीज़ हो गई है कोई, तो ये तीनों बाकी जो है ये ख़राब नहीं होंगी, आप इनसे पैसे कमा सकते हो, है ना, इनको यूज़ कर सकते हो अगर ये ख़राब हो गई है तो ये होगी मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि आप एक बार यहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो कराए अपने फील्ड में, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, इस तरीके से। अब ये क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक साल में आप एक ही क्रॉप को बार बार ना उगाएं, बदल बदल के क्रॉप उगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है दीज क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट। अब ये वाले जो क्रॉपिंग सिस्टम है तीनों, ये इंसेक्ट्स के लिए, पेस्ट के लिए, वीट कंट्रोल के लिए भी अच्छे होते हैं, ये अच्छे क्रॉपिंग सिस्टम माने गए। अब है इरिगेशन का मतलब है कि अगर पानी आप अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी क्रॉप्स भी अच्छी होंगी। पानी अच्छा नहीं होगा, अच्छे से आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो आपकी क्रॉप्स बिना पानी के नहीं उगेंगी। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड। बहुत सारा जो एरिया है इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए वो बारिश के ऊपर डिपेंड होता है ना, ताकि पानी मिल सके। टाइमली मानसून आए तो अच्छे से रेनफॉल होएगी तो क्या खेतों में पानी आएगा, बारिश होएगी तो अच्छे से पानी मिल पाएगा। अगर मानसून अच्छा नहीं है तो क्रॉप भी खराब हो जाती है। इंश्योरिंग दैट क्रॉप्स गेट वाटर एट राइट स्टेज ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन। तो हमें क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जब हमारी क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत हो तो हम उसे पानी प्रोवाइड करा सके, रेन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। देयरफॉर मैनी मेजर, ऐसे बहुत सारे मेजर्स स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे क्या कर सके, हम क्रॉप्स को पानी पहुंचा सके। तो ये भी पढ़िएगा एक बार, सूखे के बारे में बात हो रही है इसमें, तो उन मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज और हाईली वेराइड क्लाइमेट। जो इंडिया है उसमें वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं और क्लाइमेट भी वेरी करता है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, इसलिए क्या क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से इरिगेशन सिस्टम यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कैनाल से पानी लेना, कुआं से पानी लेना क्रॉप्स के लिए, रिवर से, टैंक से। तो वेल्स देखते हैं कि कुएं खोद के एक लंबा सा क्या बड़ा सा अंदर से डग किया जाता है, गड्ढा खोद दिया जाता है ज़मीन में, ट्यूबवेल्स लगाई जाती हैं और पानी वहाँ से कलेक्ट करके खेतों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। पंप्स के थ्रू वो पानी निकाला जाता है कुओं में से। कैनाल्स के थ्रू आप कर सकते हैं। कैसे? कैनाल्स के थ्रू कि जो भी रिवर्स हैं, छोटे छोटे कैनाल बना के, छोटे छोटे आप ऐसे नालियाँ बना के अपने खेतों तक पानी लेकर आ सकते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम से, रिवर से आप पानी ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि ये जो कैनाल वाला फ्लो है ये कभी कभी इनसफिशिएंट हो जाता है, क्रॉप्स के लिए कम रह जाता है ये पानी, और कभी कभी इरेगुलर होता है, मतलब कि कभी कभी पानी आ पाता है, कभी कभी नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिवर से पानी ले सकते हैं। टैंक्स में हम क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करेंगे, जब हमारी क्रॉप्स को उस पानी की ज़रूरत होगी हम उन टैंक से ले सकते हैं। तो फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर। आप क्या कर सकते हैं, रेन वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं ना। रेन वाटर आए उसको आप क्या करें, टैंक्स में स्टोर कर लें और बाद में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे डैम से पानी थोड़ा थोड़ा लेके क्या टैंक्स बना सकते हैं। ग्राउंड वाटर पे स्टोर कर सकते हैं पानी, तो रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि आप पानी को स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न की। पानी मिल गया, अब हम क्रॉप कैसे उगाएं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप डिफरेंट वेज जैसे यूज़ करेंगे क्रॉप ग्रो कराने के लिए तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। मिक्स क्रॉपिंग आप कर सकते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा क्या करें अपने फील्ड में क्रॉप ग्रो करा दें। जैसे वीट और ग्राम को, अलग अलग क्रॉप को आप एक साथ ग्रो करा दें ना, या ग्राउंड नट और सनफ्लावर को एक साथ आप ग्रो करा दें, जिससे क्या आपके जो रिस्क होंगे क्रॉप फेल होने के वो कम हो जाएंगे। और इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए इंटर क्रॉपिंग कैसे बोला हुआ है यहाँ पे, जैसे ये कॉलीफ्लावर, जैसे यहाँ पे गोभी लगाई हो, यहाँ पे पालक लगाएं, फिर से गोभी लगा दो, इस तरीके से इंटर क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। और अ फ्यू रोज, कुछ रोज बना बना के आप क्रॉपिंग करेंगे इंटर क्रॉपिंग में ना। जैसे सोयाबीन की लगा दी एक क्रॉप,
एक लाइन सोयाबीन की, फिर यहाँ मेज़ की, फिर फिंगर की, ऐसे अलग अलग आप यहाँ पे क्रॉप लगाएंगे। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड, तो हम ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करते हैं इंटर क्रॉपिंग में और मिक्स क्रॉपिंग में जिनको अलग अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उनके न्यूट्रिएंट के हिसाब से क्या करेंगे, हम उनको सप्लाई करेंगे वाटर की, पेस्ट की, ताकि डिसीज ना फैल सके। तो ऐसी क्रॉप्स को आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। और ये जो दोनों मेथड हमने पढ़े हैं, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, इससे बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें मिलते हैं। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इफ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज क्रॉप रोटेशन। तो एक ही लैंड पर जब हम बार बार अलग अलग तरीके से क्रॉप उगाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होकर क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप ड्यूरेशन पे मतलब ये वाली क्रॉप इस टाइम से इस टाइम तक होगी, इसके ऊपर डिपेंड है कि हम बहुत सारी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्रॉप्स का, है ना। उस तरीके से हम एक ही लैंड में अलग अलग क्रॉप उगा सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप। आपके वहाँ का मॉइस्चर कैसा है ना, इरीगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप को चूज़ कर सकते हैं। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 और 3 क्रॉप, अगर क्रॉप रोटेशन अच्छे से हो जाए तो आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साल में हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम देख तो लिया कि हम इस तरीके से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, पेस्ट और डिसीज। तो फील्ड्स में जो क्रॉप्स होती हैं, जो खेतों में क्रॉप हम उगाते हैं, उसमें बहुत सारे क्या इंसेक्ट लग जाते हैं, डिसीज हो जाती हैं और वीड्स उग जाते हैं। वीड्स का मतलब है हमारी क्रॉप्स के साथ जो छोटे छोटे पौधे ऐसे ही उग जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप को हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं वो यूज़ करने लग जाते हैं, उनको ग्रो होने से हम रोकें। तो यही हमको क्या करना है, अपनी क्रॉप्स को मेंटेन कैसे रखना है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनके एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ज़ैंथियम और पैरथिनियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़ लेना। तो ये वो वीड्स हैं जो आपकी क्रॉप के साथ ऐसे उग जाते हैं। दे कम्पीट फॉर फूड। अब ये क्या करते हैं, हमारी जो मेन क्रॉप है उसके साथ लड़ाई करते हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट, और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, और जो हमारी मेन क्रॉप है उसको कम न्यूट्रिएंट मिलेगा तो क्रॉप की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम इन वीड्स को रिमूव करना पड़ता है ना। तो जैसे वो उगना शुरू हो ना, तभी हमको ये रिमूव करना होता है फील्ड में से। तो टाइम टू टाइम हमें ये भी चेक करना होता है। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक, हम क्या देखेंगे, जनरली जो पेस्ट अटैक हो जाता है प्लांट्स के ऊपर, और वो कैसे अटैक करते हैं, 3 तरीके से अटैक करते हैं कि रूट को डैमेज कर देंगे, स्टेम को, लीफ को डैमेज कर देंगे, और क्या करेंगे, प्लांट के अंदर का जो सारा न्यूट्रिएंट होगा ना उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, खुद ले लेंगे। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, और जो स्टेम और फ्रूट्स होंगे उनको भी वो ख़राब कर देंगे, खा लेंगे पूरे। तो इस तरीके से कुछ पेस्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, तो हमें इनको भी हटाना है। तो ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप की जो हेल्थ है, प्लांट की हेल्थ है, उसको भी क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो डिसीज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजन। डिसीज कैसे कॉज होती है, पैथोजन की वजह से, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सब की वजह से क्या होती है, डिसीज कॉज हो जाती है। और ये फैलती कैसे है, सॉइल से, वाटर से और एयर से, है ना। तो वीड्स, इंसेक्ट एंड डिसीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड। इन तीनों को हम बहुत सारे मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि हम क्या करें, पेस्टिसाइड यूज़ करें, हर्बिसाइड यूज़ करें, है ना, फंगिसाइड यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड यूज़ करें, और कुछ केमिकल्स स्प्रे करें अपने प्लांट्स के ऊपर, ताकि हम इन सब चीज़ों से बचा सकें। और अगर हम इन सारे केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे प्लांट्स बेकार हो जाते हैं, तो और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो वीड्स को हम कैसे कंट्रोल करें, हम या तो अपने हाथों से उखाड़ के निकाल दें ना। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। तो ये सारे मेथड हम क्या करेंगे, वीड कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर, कुछ और भी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं और पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे बीज यूज़ करें जिसमें कम डिसीज लगती हो, और अच्छे से प्लगिंग करते रहें खेत को। अगर अच्छे से प्लो करते रहेंगे आप, तो क्या करेंगे, उसमें से वीड्स और पेस्ट ना वो अपने आप खत्म होते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट। कौन सी इन तीनों में से ऐसी कंडीशन होगी जो क्या करेगी, अच्छे से बेनिफिट दे पाएगी आपकी क्रॉप को, तो ये बता देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.1 में क्या करना है कि आपको अपने आसपास के कोई गार्डन, एग्रीकल्चर में जाना है, और वहाँ पे जो वीड्स हैं उनकी लिस्ट बनानी, किस किस तरीके की वीड्स हैं वहाँ पर, कौन कौन से इंसेक्ट लग जाते हैं क्रॉप पे, तो पूछ लेना वहाँ आसपास किसी से। और 15.2 में करना है कि कुछ ग्रेन्स, सीड्स आप इकट्ठे करने हैं, और ये देखना है कि कौन कौन से सीज़न में आप इसको हार्वेस्ट करते हो, कौन कौन से सीड्स को। अब है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हमारे ग्रेन्स हमने उगा लिए हैं, अब उनको स्टोरेज भी तो करना आना चाहिए। तो अगर हमारा ग्रेन
स्टोर अच्छा नहीं होगा, अच्छे से नहीं करेंगे तो सारा जो फूड ग्रेन जो है सब खराब हो जाएंगे। तो स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है वो खराब हो जाता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, अब ये देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टोरेज को ख़राब कर सकते हैं। बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक कैसे, कोई इंसेक्ट, चूहे, फंगी वगैरह ये सब खराब कर दें। या फिर एबायोटिक फैक्टर मतलब मॉइस्चर, टेम्परेचर कैसा है उस प्लेस का जहाँ पे आपने स्टोरेज कर रखा है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये जो क्वालिटी है आपकी ग्रेन की उसको भी ख़राब कर देते हैं, और आपके जो ग्रेन का वेट है वो भी ख़राब कर देते हैं, और उनकी जर्मिनेबिलिटी है उसको भी ख़राब करते हैं कि आगे सीड अच्छे से नहीं ग्रो हो पाती उन ग्रेन से, और डिसकलर कर देते हैं। फिर आपको पैसे भी कम मिलेंगे अगर आपके ग्रेन ख़राब हो जाएंगे तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रेन्स को। तो आपको इसको अच्छे से प्रिवेंट करना है। तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि ग्रेन को स्टोर करने से पहले अच्छे से उनको सुखा लिया जाए ताकि उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और फंगी वगैरह ना लग पाए। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस, जहाँ पे स्टोरेज करें वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई रखो, है ना। प्रॉपर शेड लगा के रखो जगह पे बारिश ना आ पाए, और ऐसे केमिकल्स यूज़ करो कि जो क्या करें, पेस्ट को मार डालें। तो वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए वो बताना है। वट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, ऐसे फैक्टर्स बताने जो आप स्टोरेज करें अपने फूड को और आपके उस फूड ग्रेन्स को ख़राब कर दें। वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे पढ़े हमने, वो बता दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ आप जानवरों को ही पालो जिससे आपको कुछ ना कुछ मिल सके, जैसे मिल्क मिले, एग मिले। गॉट को पालो, कैटल को पालो, शीप को पालो तो दूध मिलेगा, मीट मिलेगा और ऊन भी मिलेगी। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। आप क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट करके उनको अपने पास अपने साथ पालेंगे। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उनको अच्छे से खाना देना है ना, ब्रीडिंग करानी है प्रॉपर, और डिसीज जो उनको हो जाए, अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको भी कंट्रोल करके रखना है। तो आप एनिमल बेस्ड फार्मिंग में ये सब चीज़ों को इनको पाल सकते हो, फिश फार्मिंग कर सकते हो। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज द डिमांड ऑफ मिल्क, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मिल्क की, एग की, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करें, प्रॉपर इम्प्रूवमेंट भी करनी है अपनी एनिमल हस्बेंड्री वाले, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं ना एनिमल हस्बेंड्री में, और इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना है। तो कैटल फार्मिंग देखते हैं पहले, और उसके बाद देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्या करेंगे, आप दो पर्पज से कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर। या तो हम मिल्क के लिए कैटल को पालते हैं या फिर एज अ लेबर वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो सच एज टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एज अ लेबर एनिमल्स को, है ना, कोई सामान ले जाना है इरिगेशन के लिए। इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीशीज। जो इंडिया में जो कैटल मिलती हैं वो 2 स्पीशीज से मिलती है, एक बॉस इंडिकस जो काऊ की स्पीशीज है, एंड बॉस ब्यूबेलिस जो बफेलोज की स्पीशीज है। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसे एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स। और जिनको हम एज अ लेबर यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कैटल फार्मिंग में हम 2 तरीके से किस किस पर्पज़ से हम कैटल्स को यूज़ करते हैं, तो एक बोलेंगे मिल्च एनिमल्स और एक होगा ड्रॉट एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि जो आपका एनिमल है उसका लैक्टेशन पीरियड क्या है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब वो कितने टाइम दूध देता है, कितने टाइम वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। और मिल्क कब प्रोड्यूस करेगा, जब मान लो उसका बेबी हो जाएगा तो उसके कितने टाइम बाद वो दूध देना शुरू कर देगा। तो सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो मिल्क प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं अगर उनका लैक्टेशन पीरियड हम बढ़ा दे तो। अब कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रीडिंग करवा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक जर्सी स्पीसीज है जिसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है ना, और एक हमारे इंडिया की स्पीशीज़ है रेड सिंधी नाम की। इन दोनों को अगर साथ में ब्रीडिंग करा देंगे तो होगा क्या, तो जब हम इनके आपस में ब्रीडिंग करा देंगे तो एक नई स्पीशीज बनेगी। उस नई स्पीशीज में दोनों के गुण होंगे, है ना, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि जर्सी काऊ जो थी उसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा था, और रेड सिंधी काऊ जो थी वो डिसीज से अच्छे से, उसको जल्दी से बीमारी नहीं लगती थी। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गई, तो नई जो स्पीशीज बनेगी वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होगी और उसका लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं। The 2 can be cross breed to get animals desired quality। तो क्या हुआ, 2 ऐसी स्पीसीज को आपने क्या करा, क्रॉस करवा दिया, तो क्या हुआ, डिजायर क्वालिटी की एक नई आपको क्या मिली,
स्पीसीज मिल गई। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई, कि कौन सा ऐसा मेथड है कि आप कैटल ब्रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और वाई, क्यों। तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड बता देंगे। तो आपको एक लाइव स्टॉक में जाना है और कुछ नोट करके आना है, ये सारी बातें लिखिएगा। अब हम इनको मेंटेन भी तो करना है, तो जहाँ पे आप एनिमल हस्बेंड्री जिस एरिया में कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है, शेल्टर प्रोवाइड कराना काऊ और बफेलोज को, है ना, उनकी हेल्थ चेक करते रहना है और एनिमल्स को भी अच्छे से क्लीन करके रखना है ना, और उनको अच्छे से खाना देना है, उनके सारे जो डर्ट, उनके जो हेयर्स हैं जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनको भी रिमूव करते रहना है, अच्छे से रूफ छतें प्रोवाइड करके रखनी है, और ताकि उनको हीट ना आ सके, ज़्यादा गर्मी ना आ सके, है ना, और रेन ना आ सके, तो इन सब चीज़ों से बचा के रखना है, क्लीन करके रखना है हमेशा पूरे उस एरिया को ताकि बीमारियां ना लगें। द फूड रिक्वायरमेंट फॉर डेयरी एनिमल्स और 2 टाइप्स, 2 तरीके से हमारे फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं डेयरी एनिमल, जैसे कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू हेल्दी लाइफ। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि हम एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट को 2 तरीके से पूरी कर सकते हैं। एक तो हम उन्हें ऐसा खाना दें जो क्या उनकी हेल्दी लाइफ को सपोर्ट करे, और दूसरा हम ऐसा खाना दें कि उनके जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। अब इसमें हम 2 तरीके के खाना देते हैं, एक तो हम रफेज देते हैं, रफेज में फाइबर ज़्यादा होता है, और दूसरा हम देते हैं कंसनट्रेट्स, कंसनट्रेट्स में फाइबर कम होते हैं लेकिन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम 2 तरीके का खाना उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट, कुछ हम ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल देते हैं जिससे मिल्क का आउटपुट अच्छा हो और एनिमल्स की हेल्थ भी अच्छी हो। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, कैटल्स हैं, अगर सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां भी उनको हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको बीमारियों से भी दूर रखेंगे ना। एनिमल फीड रेगुलरली एंड हैज़ नॉर्मल पोस्चर, द पैरासाइट ऑफ कैटल में भी बोथ एक्सटर्नल एंड पैरासाइट इंटरनल, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो बीमारियाँ होती हैं एनिमल्स को पैरासाइट से होती हैं। अब पैरासाइट्स उनकी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। जो उनके एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं वो उनकी स्किन पे स्किन डिसीज कॉज करेंगे। जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, एग्जाम्पल में वॉर्म्स, उनके स्टमक और इंटेस्टाइन पे जाके अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इन्फेक्शियस डिसीज आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस से भी क्या होती है, डिसीज हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करके रखना है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकिंग टू रेज डोमेस्टिक फॉल और एग प्रोडक्शन चिकन। यहाँ पे क्या मुर्गियाँ पालन होता है ना, मुर्गियों को पालते हैं, तो किस लिए, मीट के लिए, चिकन के लिए और एग प्रोडक्शन के लिए। तो हमें क्या करना है, इनकी ब्रीडिंग को भी इम्प्रूव करवा के रखना है ना, ताकि एग अच्छे मिल सके और मीट के लिए बॉयलर्स अच्छे मिल सके, छोटे छोटे चिकन्स अच्छे से मिल सके, तभी तो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग सक्सेसफुल होगी। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन और एसील, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम भी चलता है, जैसे इंडियन और फॉरेन की कोई स्पीशीज उनमें ब्रीड करवा देते हैं तो स्पीशीज में इंप्रूवमेंट हो जाता है, एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है। अब नई कैरेक्टरिस्टिक जब मिलेगी वो कैसी होगी कि उसके जो नंबर ऑफ एग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और ड्वार्फ बॉयलर, मतलब जो बॉयलर्स होंगे, जो छोटे छोटे जो चिकन्स पैदा होंगे ना, उनका साइज छोटा होगा, अच्छे से उनके अंदर फैट होगा, और समर के अडेप्टेशन हो गए, अच्छे से वो हाई टेम्परेचर में रह पाएंगे, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम रहेगा, अच्छे साइज के एग और बहुत सारे एग वो ले कर पाएंगे, और फाइबरस चीप बाय प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो जो हमने ब्रीडिंग करवाई है अलग अलग स्पीशीज़ में, उसके कुछ फ़ायदे हुए हैं। जो नई स्पीशीज़ आई है वो ऐसी आई है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है इसका इम्प्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं। एग और बॉयलर्स का प्रोडक्शन, एग मतलब अंडे और बॉयलर मतलब जिससे आप मीट लेंगे। बॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्स फीड फॉर ग्रोथ रेट बेटर फीड एफिशिएंसी। हम क्या करें, चिकन्स को अच्छा खाना दें, विटामिन रिच खाना दें, जिससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी अच्छी बढ़े। टेक केयर भी करनी है, उनकी फैदरिंग की जो पंख होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना है ना, और ताकि उनकी कैरकस की क्वालिटी अच्छी हो। कैरकस की क्वालिटी मतलब एग के अंदर जो मटेरियल होता है ना उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और दे आर प्रोड्यूस एज बॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट। अब बॉयलर्स अच्छे होंगे तो आप क्या करेंगे, मार्केट में बेच के आएंगे, तो उनसे मीट भी अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे आएंगे। फॉर फूड प्रोडक्शन पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट। अब आपको क्या करना है, अगर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो पूरा मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है, सारी प्रैक्टिसेस करनी है ना। दिस इंक्लूड आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर हाइजीन कंडीशन रखनी है जहाँ पे आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, अच्छे से उन्हें फीड करवाएंगे, खाना दिलवाएंगे ना, और डिसीज और पेस्ट कंट्रोल भी उनकी प्रॉपर करवाएंगे ताकि वो मर ना जाए सब। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स बॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम द दोज एग लेयर्स। मतलब बॉयलर्स जो होते हैं जो सिर्फ मीट के लिए यूज़ होते हैं, और एग लेयर्स वह जो अंडे देते हैं, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। अलग अलग इन्वायरमेंट देंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट में रखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेली फूड रिक्वायरमेंट जो होती है बॉयलर्स की
वो कैसी होती है, प्रोटीन रिच होती है, उनको फैट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी तो मीट अच्छा आएगा। द लेवल ऑफ विटामिन ए के कैप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स, विटामिन ए और के ज़्यादा होने चाहिए। पोल्ट्री फॉल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा, जानवर हैं तो भाई डिसीज़ भी लगेंगी, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी ये सब लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, सैनिटेशन करनी है, अच्छे से स्प्रे करना है ना, और इंटरवल पर वैक्सीनेशन भी उनको कराना, ताकि जो आपके जो चिकन्स हैं वो कम मरे और एग भी अच्छे आए, तो अच्छे से उसको मेंटेन भी करके रखना है। तो सारे मैनेजमेंट सेम ही है कि आपको डिसीज़ से बचाना है, सैनिटेशन रखना है, क्लीनिंग करना है, अच्छे से उनको फीडिंग करानी है और इन्वायरमेंट अच्छा रखना है, टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करके रखना है उनका। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री, तो हमने बता दी क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस आप करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बता देना बॉयलर्स और लेयर्स में, कैसे आप अलग अलग मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अलग फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब अगेन एक्टिविटी 15.4 में आपको क्या करना है, पोल्ट्री फार्म में विजिट करना है और बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से लेकर आनी है। फिश प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। फिश जो है बहुत चीप होता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत चीप फूड होता है ना। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड, फिश प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिशेज आपको मिले, जैसे शेल फिश, प्रॉन्स है ना, मोलोसिस। 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, 2 तरीके से आप फिशेज को ऑब्टेन कर सकते हो। एक तो ये कि जो नेचुरल रिसोर्स है, सी है, वाटर, लेक्स वगैरह, वहाँ से आप पकड़ के ले आएँ, या फिर द अदर वे इज़ बाय फिशिंग फार्मिंग, या आप क्या करें, फिशिंग फार्मिंग करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग कल्चर या फिशरी कल्चर या कल्चर फिशेज भी बोलते हैं। द वाटर सोर्सेज ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर, फिश आपको कहीं भी मिल सकते हैं, सी वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिशिंग, फिशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप कहीं से पकड़ के ला के बेच देते हैं उनको ना, या फिर क्या कर सकते हैं, आप फ्रेश वाटर में, इकोसिस्टम में, मैराइन्स में, वहाँ पर कल्चर कर सकते हो, फिश को, फिश ग्रो करा सकते हो। मतलब मैराइन फिशरीज क्या होती है, इंडियाज मैराइन फिशरीज रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सीज बियॉन्ड इट। आप देखेंगे कि इंडिया के इतने एरिया में आपको फिश आराम से मिल जाएंगी, है ना, सीज में, ओशंस में। पॉपुलर मैराइन फिशेज वेराइटीज़, कौन कौन सी मैराइन फिशेज पॉपुलर होती है, जैसे कि मैक्रेल, टूना, सार्डेन्स, बॉम्बे डक, पॉम्परेट, इन सारे फिशेज को आप ग्रो करा सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं इनकी। मैराइन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स, तो मैराइन फिश कैसे आप पकड़ सकते हैं, बहुत सारे नेट्स आप यूज़ करके अलग अलग बोट से जाके पकड़ सकते हो। यील्ड आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स, अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा फिश का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्कूल्स, है ना, ग्रुप ऑफ फिशेस को क्या बोलते हैं, स्कूल्स बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी फिशेस एक साथ आ सके और आप एक साथ उनको पकड़ सको। सम मैराइन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, जिन फिशेस की ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू हो आप वो फिशेस भी सी वाटर से ले सकते हो, जैसे कि मुलेट्स, भेटकी, पल स्पॉट, सेल फिश, प्रॉन्स, ये सारे अच्छे इकोनॉमिक वैल्यू के फिशेस हैं। ऑस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल दे मेक, ऑस्टर्स एक ऐसी फिश है जो खाने के लिए भी, और ये पल्स, इनके अंदर पल्स मिलते हैं, तो इसलिए भी इनको ग्रो कराया जाता है या पकड़ा जाता है। अब एज मैराइन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड, जैसे कि मैराइन फिशेज हैं वो कम होती जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हो, फिश कल्चर से भी उनको ग्रो करा सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं, मैरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब है इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज मतलब जहाँ पे आप फ्रेश वाटर में फिशेस को ग्रो कराएंगे, जैसे कैनल, पॉन्ड, रिजर्वेयर, रिवर्स। ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है, ब्रैकिश वाटर होता है जहाँ पे आपका खारा पानी और साफ पानी जहाँ पे मिलता है, ये वाला एरिया की बात हो रही है ना। एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्चुरीज, लगून्स, तो एग्जांपल क्या है, एस्चुरीज और लगून्स में आपको कैसा पानी मिलेगा, ऐसा पानी मिलेगा जहाँ पे खारा और फ्रेश वाटर मिलता है। आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वियर्स होते हैं, जहाँ ये वाली जगह जो होती है जहाँ पे दोनों पानी मिलते हैं। वाइल्ड कैप्चर फिशिंग इज ऑल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज, तो इनलैंड वाटर बॉडीज से आप पकड़ सकते हो फिशेज को। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर, तो यहाँ पर जो फिश आप पालेंगे किसके थ्रू पालेंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सी प्रैक्टिस होगी, उसको बोलेंगे एक्वाकल्चर। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप, कभी कभी क्या होता है, अगर आप अब देखेंगे कि राइस क्रॉप होती है ना, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जब राइस क्रॉप उगाएंगे तो उसके साथ आप फिश भी ग्रो करा सकते हैं। सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन पैडी फील्ड, क्या होगा, राइस के खेतों में फिश भी ग्रो हो रही है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन द कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम, मतलब गड्ढा खोद के अगर आप फिश कल्चर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिशेज आर यूज्ड इन सच सिस्टम, आप कैसे फिशेज भी ग्रो करा सकते हैं, चाहे आपकी लोकल में जो फिश मिल रही है वो भी ग्रो करा सकते हैं, या फिर इम्पोर्टेड फिशेज जो बाहर की फिशेज होती हैं उनको भी आप ग्रो करा सकते हो।
इन सच अ सिस्टम कम्बिनेशन ऑफ 5-6 स्पीसीज इज यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। तो आप क्या करते हैं, 5 या 6 स्पीशीज आप ऐड कर लेते हैं, मतलब चूज़ कर लेते हैं फिशेस की, और एक पॉन्ड में उनको क्या ग्रो कराएंगे। स्पीसीज कैसे सेलेक्ट करेंगे कि वो कभी भी फूड के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट ना करें, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और एज अ रिजल्ट फूड अवेलेबिलिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ पॉन्ड यूज। अब होगा क्या कि आप ऐसे फिशेस चूज़ करेंगे, जैसे कि कैटलास है। कैटलास जो फिशेस हैं वो हमेशा सरफेस पे रहती हैं, है ना, नीचे रहते हैं बिल्कुल। और जो रोहूस है वो हमेशा मिडल जोन में रहेंगे वाटर के। और नेक्स्ट है मैरीगल्स, तो मैरीगल्स ऊपर रहती हैं। तो ये तीनों अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, तो अलग अलग एरिया से फूड ले लेंगे अपना, एक ही एरिया में बहुत सारी फिशेस ग्रो करवा पाएंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन तो होगा नहीं फूड का। दिस इंक्रीज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। तो यहाँ पे एक ही पॉन्ड में बहुत सारी तरीके की फिश आप ले सकते हैं। One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. प्रॉब्लम क्या आती है अब यहाँ पर कि बहुत सारी ऐसी फिशेज होती हैं जो कि सिर्फ मानसून में ही ब्रीड करती हैं, मानसून में ही एग देती हैं। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल। कभी कभी क्या होगा, इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, अगर वाइल्ड ऐसे कहीं से उठा के ले आएंगे, क्या फिश के छोटे छोटे बच्चे उनको पालने के लिए अगर ऐसे ही आप ले आएंगे ना, ग्रो कराने के लिए, फिश कल्चर करने के लिए, तो वो आपस में क्या करेंगी, लड़ाई करने लग जाएंगी, है ना। सो अ मेजर प्रॉब्लम फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। तो अच्छे क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं मिलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है। ये प्रॉब्लम ना हो, आपको क्या करना है, ब्रीड दिस फिश इन पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो आप क्या करते हैं, उस पॉन्ड में हार्मोन्स डाल देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है ये ओवरकम हो जाए। अगर आप इन फिश को अच्छे से खाना देंगे, हार्मोन्स देंगे, तो आप जिस क्वांटिटी में आप जैसी क्वालिटी की फिश लेना चाहते हैं वो वैसे ही ग्रो होने लग जाएंगे, जैसे हार्मोन्स आप उनको देंगे। क्वेश्चन है, हाउ आर फिश ऑब्टेन, कैसे कैसे आप फिश को ऑब्टेन कर सकते हो, पकड़ सकते हो, ग्रो करा सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, एडवांटेजेस क्या है कंपोजिट फिश कल्चर के। एक्टिविटी है, विजिट अ फिश फार्म, एक फिश फार्म में जाएंगे और वहाँ पे से कुछ इकट्ठा करके लाएंगे जानकारी। नेक्स्ट आती है बी कीपिंग, मतलब मधुमक्खियों का पालन करना। तो मधुमक्खी पालन करेंगे तो शहद मिलेगा। हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस। तो अब ये एक एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस हो चुकी है क्या, मधुमक्खी पालन को। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम। तो फार्मर्स इसको एक ऐसे एक्टिविटी की तरह यूज कर सकते हैं जो उनको एक एडिशनल इनकम देती है। इन एडिशन टू हनी द बीहाइव्स आर सोर्सेज ऑफ वैक्स। तो हनी के लिए क्या, जो छत्ते होते हैं वहीं से तो हनी आता है। ये जो हनी है ये बहुत सारे कामों के लिए, मेडिसिन प्रिपरेशंस के लिए यूज होता है, तो इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर, एक लोकल वेराइटी है जो बी कीपिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसी मधुमक्खी का नाम है, स्पीसीज का नाम है एपिस सेरियाना इंडिका, जो कॉमनली इंडियन बीज को बोलते हैं हम। और एक और है, बहुत सारी ये स्पीसीज के नाम बता रखे हैं, तो आप देखिएगा कौन कौन से आपको याद करनी है। ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। तो क्या हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं बी कीपिंग में, ताकि हमें हनी अच्छा मिल सके, शहद अच्छे से मिल सके। दिस इज़ द वैरायटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। ये सारी वैरायटी थी जो क्या हम यूज़ करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए, इन सारे बीज का। द इटालियन बीज, जो इटालियन बीज है वो बहुत सारा हनी देती है, बहुत सारा हनी कलेक्ट करती हैं वो। दे स्टिंग समवट, और ये काटते भी कम है। दे स्टे इन अ गिवन बिहाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और एक ही छत्ते में बहुत टाइम तक रहती हैं, बहुत सारा शहद बना देंगे फिर। एंड ब्रीड वेरी वेल, और अच्छे से ब्रीडिंग भी करती है। कौन सी, इटालियन, याद रखिएगा इसको। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स आर एपियरीज आर एस्टैब्लिश। तो अच्छे से आपको हनी प्रोडक्शन करने के लिए फार्म्स बनाने, एपियर्स बनाने। वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन पैस्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल, बी नेक्टर और पॉलन कलेक्शन। तो क्या होगा कि आपकी जो हनी की क्वालिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो शहद कहाँ से ला रही है, मधुमक्खियों के जो आसपास जो फूल है वो कौन से फूलों से रस ला रही है, कहाँ से पॉलन्स ला रही हैं। इन एडिशन टू एडुकेट क्वालिटी ऑफ पैस्चरेज द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। तो किस तरीके का वो फूल का रस लेकर आ रही है जिससे वो हनी बना रही है, उससे ही डिपेंड होगा आपका जो हनी बन रहा है वो किस टेस्ट का बनेगा। तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स बताने बी वेराइटीज़ के जो सुटेबल हों हनी प्रोडक्शन के लिए। और What is the pasturage and how is it related to honey production? Pasturage क्या होता है और ये हनी प्रोडक्शन से कैसे रिलेट करता है, ये आपको बताना है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। ये है आपकी छोटी सी समरी चैप्टर की, जिससे आप पढ़ के कोई रिवाइज करेंगे चैप्टर को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है
इस पूरी क्लास में या 6, 7, 8 क्लास के चैप्टर्स में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा, आगे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो जो भी स्टार्ट की जाएंगी वो आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रखिएगा। एक्सप्लेन यानी वन मेथड, एक मेथड आपको बताना है क्रॉप प्रोडक्शन का जो क्या करे, हाई यील्ड दे। मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ बताना है फील्ड्स में। एडवांटेज बताने इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि जो आप GMO क्रॉप्स बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, उसके यूज़फुल बताने हैं। स्टोरेज कैसे करेंगे ग्रेन्स का, और हाउ डू एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर। एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस किस किस तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचा सकती है। कैटल फार्मिंग के बेनिफिट्स बताने हैं और किस तरीके से आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं पोल्ट्री में, फिशीज़ में और बी कीपिंग में, वो भी बताना है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैप्चर फिशिंग और मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। तो हमने मैरीकल्चर भी देख लिया, एक्वाकल्चर भी देख लिया और कैप्चर फिशिंग जो आप फिशेस पकड़ के लाएंगे, इन तीनों में क्या करना है, डिफरेंस बता देना। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप सो कि आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो पूछेगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ, नए नए चैप्टर्स के साथ और नए नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू।